फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं कुछ खूबसूरती के हवाले से, और जिस डॉक्टर को मैंने बुलाया है शी इज़ एन एक्सीलेंट डर्माटोलॉजिस्ट जिनके पास बहुत सारी ऐसी लेटेस्ट मशीन्स और इंटरवेंशंस और नॉलेज होता है जो बहुत कम लोगों के पास होता है। मिल रहे हैं हम डॉक्टर अफशीन बिलाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर अफशीन? अल्लाह का शुक्र है। मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ आपकी टेक्निक से, टेक्नोलॉजी से, प्रैक्टिस से। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है इस तरह की हमें एस्थेटिक सोल्यूशंस जो है बहुत कम जगहों पे ऑफ़र होते हैं जो आप ऑफ़र करती हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो यूथफुलनेस है इसका क्या राज है? कुछ लोग ज़्यादा देर तक जवान नज़र आते हैं, वक्त के असरात उन पे नहीं आते, और कुछ लोग जो हैं बेचारे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया फ़रा बुलाने का और तारीफ़ करने का। यू रियली मेड माई डे। जहाँ तक आपने ये बात की है तो नॉलेज की बात की है आपने। सो आई विल लाइक टू टेल यू अ न्यू रिसर्च। अभी मैं पढ़ रही थी कुछ दिन पहले कि देखिए हमारी जो बॉडी है ना वो नेचर के साथ चलती है। बिल्कुल। अभी वेस्ट में एक स्टडी हुई है इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, और वो उन्होंने इस स्टडी का जो कंक्लूजन निकाला है, उन्होंने कहा है कि ख़ास सेट ऑफ जीन्स हैं, उनको सर्टुइन्स कहते हैं। और ये जीन्स ना स्टिमुलेट तब होते हैं जब आप बॉडी को स्ट्रेस में यानी पॉजिटिव स्ट्रेस में डालते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ। यानी हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रख लें, 3 दिन रोज़ा रख लें, तो उसके साथ वो सेट्स ऑफ जीन जो है ना स्टिमुलेट हो जाते हैं, एंड दे हैव एंटी एज इफ़ेक्ट्स। वो आपको एनर्जी देते हैं, वो आपके रिंकल्स को कम करेंगे, वो आपकी हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करेंगे। दिस इज़ समथिंग न्यू जो मैंने कहा आपके साथ हम शेयर करें। आप देखिए कि हमें रिलीजियसली भी 30 दिन तो रोज़े रखने का हुक्म है ही, और नफली रोज़े जो हैं वो उसके अलावा जो अगर हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें तो लोग महीने में 3 रोज़े जो हैं वो ज़रूर रखते हैं। तो ये डू यू थिंक कि वो दे विल सर्व द पर्पस, या इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें? जी देखिए हमारे मज़हब में तो ये ना कि 2 आप रोज़े रख सकते हैं हफ्ते में ना, मंडे और थर्सडे का रोज़ा, उसकी अहादीस में भी इशारा मिलता है। अच्छा, अब जो गोरा स्टडी करता है वो तो ये बताते हैं ना कि आप लोग 8 आवर्स या 12 आवर्स फास्टिंग या 16 आवर्स फास्टिंग करें, और वो टाइम बताते हैं कि आप इस टाइम से इस टाइम तक कुछ खाएं पिए नहीं। लेकिन अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, लाइक मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि देखें मैं क्लिनिशियन हूँ, एक्सपर्ट हूँ, तो मेरी एक राय भी मैटर करती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर हम अपने जो हमारा रिलीजियस वे ऑफ डूइंग फास्टिंग है उसका रोल ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी वो जो हम मिडनाइट से मगरिब तक फास्टिंग करते हैं उसका रोल ज़्यादा है। बिकॉज आई फील के देयर आर सर्टेन हार्मोन्स विच आर रिलीज इन दैट टाइम ब्रैकेट। यानी कि जब हम उस टाइम पे मिडनाइट में खाना बंद करते हैं, लाइक फजर के वक्त से खाना बंद करते हैं और हम मगरिब के वक्त स्टार्ट करते हैं, ये जो टाइम ब्रैकेट है इसमें जो हार्मोन्स और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स या जो जीन्स एक्टिवेट होते हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और उनसे लाइक अब मैंने थ्रू आउट द लाइफ बहुत पढ़ा, काम किया, सारा कुछ, रोज़ों में ना मैं वाकई फील करती हूँ कि हम ना ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं। शुरू में हम थोड़ा सा वीकनेस फील करते हैं, बट आफ्टर 1 वीक देन यू स्टार्ट गिविंग मोर आउटपुट। सो आई थिंक सो कि ये जो स्टडी की जा रही है या इसके ऊपर जो रिसर्च की जा रही है इट इज़ पॉजिटिव, और ये इसके साथ बिल्कुल मैच करता है। ये वजह है कि वेस्टर्न लोग जो हैं वो ज़्यादा यंग नज़र आते हैं हमें, हालांकि उनकी तो स्किन टाइप्स भी इतनी वो होती हैं कि उस पर झुर्रियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, या वो ज़्यादा पतली स्किन यूजुअली कहा जाता है उसको। ये वजह है या इसके अलावा भी कुछ और वजह? आई थिंक सो ये भी एक वजह है, लेकिन मेरा ख्याल में उनका जो लाइफस्टाइल है ना, देखिए वो नेचर के साथ साथ चलते हैं। दे आर अर्ली राइजर्स एंड दे गो टू स्लीप एट 5। आपको बहुत सारे मुल्कों में 5 बजे के बाद सब कुछ बंद मिलता है, 5-6 बजे के बाद। और ये जो लाइफस्टाइल है ना, ये मेरे ख्याल में इसका सबसे बड़ा रोल है। और दूसरा उनका जो डाइटरी हैबिट्स हैं, लाइक वो काफ़ी डिफरेंट हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के डाइटरी हैबिट्स से। और ओबेसिटी, वहाँ पर भी ओबेसिटी, जिस जगह पे ओबेसिटी है वहाँ पे डिजीज़ हैं, लेकिन जनरली जो वहाँ पे फिट है लोग, उनकी बड़ी रीज़न जो है वो गोइंग अलॉन्ग विद द नेचर, एक्सरसाइज, राइजिंग अर्ली,
गोइंग टू स्लीप इन द बेड अर्ली, तो ये वाले चलिए factors ये तो एक हो गया बैकड्रॉप एंड बैकग्राउंड के, ये तो करना ही करना है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं और ज़ाहिर है अगर आप यंग दिखना चाहते हैं तो सेहतमंद होंगे तो ही जवान दिखेंगे। लेकिन इसके अलावा और क्या ऐसे प्रोसीजर्स हैं या ऐसे तरीक़ाकार हैं कि जिससे मदद ली जा सकती है? देखें, एक सर्टेन एज के बाद डेफिनेटली सबको ज़रूरत पड़ती है। हम एक्सरसाइज कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद ये होता है कि बोन लॉस होने लग जाती है, स्किन लूज़ होने लग जाती है, कोलेजन स्किन में इलास्टिसिटी कम होने लग जाती है। तो उसके लिए हमें सपोर्ट लेनी पड़ती है। उसमें यह है कि एक तो हमें वो वाले मल्टीवाइटामिन्स लेने चाहिए जो हमें सपोर्ट करें, जो हमें रिलैक्स रखें, जैसे अदर देन नॉर्मल मल्टीवाइटामिन्स, जैसे आयरन हो गई, विटामिन B12 हो गया, विटामिन डी हो गई। ख़ासतौर पे पाकिस्तान में काफ़ी ख़वातीन में आयरन और विटामिन डी की कमी है और ये अर्ली एजिंग का बाइस बनती हैं, बालों के लॉस का बाइस बनती हैं। तो हमें ये अपनी डाइट में, अपनी नॉर्मल रूटीन में सप्लीमेंटेशन इनकी करनी चाहिए। सही। देन वी शुड ऐड अप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ये हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है। अगर हम मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, नॉट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वो जो मैग्नीशियम परऑक्साइड, वो जो है इस टाइप के जो आपके मैग्नीशियम के दूसरे सप्लीमेंट्स हैं, ये लैक्सेटिव होते हैं, बेसिकली ये स्टमक के ऊपर इफेक्ट करते हैं। लेकिन मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है ये मसल रिलैक्सेंट है। अगर हम ये रात में लें तो बड़ी अच्छी स्लीप आती है एंड गुड स्लीप लीड्स टू हेल्दी स्किन एंड एवरीथिंग। इसीलिए कहते हैं रात के वक्त बनाना खाना जो है वो अच्छा होता है, उसमें पोटेशियम होता है, उसमें पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम भी होता है। हाँ। तो बिल्कुल आप ये लें तो ये आपको अच्छी हेल्थी स्किन देगा। एंड देन व्हेन वी कम टू द प्रोसीजर, तो अर्लियर जितनी हम स्टार्ट कर दें वो कोलेजन स्टिमुलेशन है। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती चली गई, स्किन लूज हो गई, तो वी डू हैव थ्रेड लिफ्ट प्रोसीजर्स, वी डू हैव लाइक सर्जिकल लिफ्ट्स। व्हेन पानी सर पे से गुजर जाता है और ज़्यादा लूज़ हो जाए सारा कुछ, तो फिर हम सर्जिकल फेस लिफ्ट्स कंपेयर तो थोड़ा सा कीजिए कि कौन लोग हैं जिनको कि फेस लिफ्ट थ्रेड से करवाना चाहिए, कौन लोग हैं जो सर्जिकल के लिए फिर उन्हें सर्जरी करवानी? देखिए, मैं तो हूँ डर्मेटोलॉजिस्ट ना, तो मैं तो प्रेफर करूँगी कि अर्लियर आप स्टार्ट करें थोड़ा थोड़ा। कोलेजन स्टिमुलेशन लाइक हाइफू हो गया, RF माइक्रो नीडलिंग हो गए, PRP हो गई, स्किन रिजुविनेशन के प्रोसीजर। जहाँ पे लगा कि अभी थोड़ी ज़्यादा लूज़ होने लग गई है तो वी शुड गो विद थ्रेड लिफ्ट। थ्रेड लिफ्ट एक बहुत सेफ प्रोसीजर है एंड इट हैज़ अमेजिंग रिजल्ट्स। मतलब अगर हम एज़ कम्पेयर टू अदर जो इन्वेसिव प्रोसीजर्स जो हम स्किन में करते हैं उनसे कंपेयर करें, जैसे फिलर स्किन नस्बत, थ्रेड लिफ्ट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। इनिशियल उसका डाउन टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन वो आपके टिश्यू को रिपोजिशन करेगा। यानी अगर स्किन लूज़ हो गई है, थ्रेड वहाँ से खींच के उसको लिफ्ट दे देगा और उसका थोड़ा सा डाउन टाइम होता है। द रिजल्ट्स आर वेरी अमेजिंग डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ थ्रेड्स यूज्ड, और लास्ट भी डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का थ्रेड करवा रही हैं, उस पर डिपेंड करता है। इसी तरह से जो हम थ्रेड्स पे मटेरियल यूज़ करते हैं, इस तरह के फिलर्स भी होते हैं। जैसे आपके ख्याल में तो फिलर सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड फिलर है ना, जेल फिलर है जो कि प्लम्प कर देता है। वी डू हैव सर्टेन फिलर्स जैसे PLLA है, स्कल्प्रा है, ये बड़ा अच्छा फिलर है। इट्स नॉट लाइक नॉर्मल आपके जेल फिलर की तरह नहीं होता। दिस इज़ अ वाइट कलर ओपेक फिलर PLLA। इसके अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जब हम उसको स्किन में इंजेक्ट करते हैं तो वो लिफ्ट भी देता है और कोलेजन स्टिमुलेशन भी करता है। सही। बाहर से लेके अंदर तक सारी स्किन को बेटर करता है। अब अगर लोग 60s में जाके लाइक दे स्टार्ट सीकिंग एस्थेटिक प्रोसीजर्स, उसमें आप देखें कि बोन के अंदर बोन लॉस भी होता है, बोन रिजॉर्प्शन भी हो चुकी होती है, स्किन बहुत लूज़ हो चुकी होती है। अगर हम थ्रेड्स डालेंगे भी तो उसको होल्ड करने के लिए टिश्यू नहीं है सही, तो उनको हम कहते हैं कि अच्छा आप गुड कैंडिडेट हैं फॉर सर्जिकल फेस लिफ्ट। लेकिन सर्जिकल फेस लिफ्ट का इशू ये है कि आजकल लोग उससे थोड़ा सा घबराते हैं बिकॉज उसका डाउन टाइम ज़्यादा है। लाइक उसमें इंसिजन लगता है, उसके अंदर ज़्यादा ब्रूजिंग होती है, ज़्यादा स्वेलिंग होती है। बट यू नो सर्जिकल फेस लिफ्ट गिव्स वेरी अमेजिंग रिजल्ट्स एंड लंबे टाइम के लिए चल जाता है। अगर जो लोग लॉन्ग ड्यूरेशन पे लिफ्टिंग इफ़ेक्ट्स चाहते हैं, नियर जिसको कहते हैं परफेक्शन लिफ्टिंग इफ़ेक्ट चाहते हैं, तो उनके लिए सर्जिकल फेस लिफ्ट इज़ अ गुड ट्रीटमेंट एंड दैट फॉर मतलब एक अच्छा जो कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन है, दे कैन डू
वेरी गुड जॉब इन दोज केसेस। फिर उसमें ये होता है कि वो लोग सिर्फ फेस लिफ्ट नहीं कर रहे होते, आपकी बॉडी से फ़ैट लेके उसको बिल्कुल फ़ैट को फिलर की तरह कन्वर्ट कर देते हैं वो, एंड देन दे इंजेक्ट फैट्स इन दोज एरियाज़ जहाँ ज़रूरत है। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये फिर एक तरह के सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं, मतलब इनके अंदर परफेक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए फिर आपको पता है कि हम फ़ैट को निकाल नहीं सकते और हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द कंपैरिजन बिटवीन नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल फेस। अच्छा, जो लोग थ्रेड लिफ्ट को कंसिडर कर रहे हों उनको क्या रिसर्च करनी चाहिए और अपने डॉक्टर से क्या सवालात जो हैं वो करने चाहिए? मतलब क्या क्या इश्यूज़ इसमें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं? लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि थ्रेड लिफ्ट बड़ा सेफ प्रोसीजर है, लेकिन चूँकि एस्थेटिक इंडस्ट्री इज़ वेरी ग्रोइंग एंड बूमिंग इंडस्ट्री नाउअडेज, सो क्वालिटी ऑफ थ्रेड मैटर्स अ लॉट। कि पेशेंट्स को अपने डॉक्टर से ये चीज़ पूछनी चाहिए कि वो किस क्वालिटी का थ्रेड लगा रहा है, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। फिर थ्रेड्स ना लाइकली मैंने जैसे आपको बताया ना 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सस्पेंशन थ्रेड्स, यानी उनका एंट्री पॉइंट होता है, एग्जिट पॉइंट नहीं होता। वो टिश्यू को पुल करते हैं, लाइक आपको कोई भी एरिया चाहिए वो टिश्यू को पुल करेगा, लेकिन उस सूरत में नंबर ऑफ थ्रेड्स हमें ज़्यादा चाहिए जब हमने सस्पेंशन थ्रेड्स लगाने टू हैव अ रिजल्ट। नंबर 2 जो आपके थ्रेड्स हैं जिनका एंट्री पॉइंट भी होता है, एग्जिट पॉइंट भी होता है, नॉर्मली उनके रिजल्ट ज़्यादा इम्प्रेसिव होते हैं। ठीक है। और उनका ड्यूरेशन, जो लास्टिंग ड्यूरेशन है वो भी लॉन्गर होता है। देन पेशेंट में आस्क अबाउट द रिजल्ट्स, उनका ड्यूरेशन कितना है वो आपको डॉक्टर गाइड करेगा कि जितने ज़्यादा थ्रेड्स लगवाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। बाज़ औक़ात हम कॉम्बिनेशन में भी थ्रेड्स लगाते हैं। एंड थ्रेड्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? देखिए, थ्रेड्स वेरी सेफ प्रोसीजर, हाँ बहुत रेयरली उसके साथ इन्फेक्शन हो सकती है। अगर हमने लाइक अपनी एसेप्टिक मेयर्स सही नहीं रखी हैं तो उसके साथ इन्फेक्शन होती है। लेकिन आप देखें कि मुझे कितने साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, आई हैव नॉट विटनेस इवन अ सिंगल केस विद थ्रेड इन्फेक्शन। उसके बनिस्बत अगर हम फिलर्स की बात करें या उनके साथ प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक। तो थ्रेड इज़ वेरी सेफ प्रोसीजर। वो चूँकि नीडल इन्वॉल्व होती है एंड देन थ्रेड का नाम आ जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे इट विल बी वेरी पेनफुल। सो पेन का कितना किसमें इशू होता है? एंड देन चूँकि आप अंदर से नीडल गुजर रही है तो क्या कोई नर्व डैमेज खुदा न खास्ता है और कुछ इस तरह का मसला हो सकता है? जी बिल्कुल। देखें, अगेन बात वही आ जाती है कि आपका जो एस्थेटिक मतलब फिजिशियन है या जिससे आप करवा रहे हैं उसकी एक्सपीरियंस क्या है। अगर तो उसको पता है कि मैंने अपने पेशेंट को किस तरह से, तो वो प्रॉपर काउंसलिंग भी करेगा। और जहाँ तक पेन का ताल्लुक है तो इंजेक्टेबल प्रोसीजर है, पेनफुल ये होता है, बट वी ट्राई टू मेक आवर पेशेंट पेन फ्री। मैं तो पूरे एरिया को एनेस्थेटाइज कर देती हूँ लोकल लगा के। और उसके बाद ये होता है कि जब प्रोसीजर हो जाता है तो शायद उस वक्त वो उतना पेनफुल नहीं हो, लेकिन जब वो एनेस्थीसिया का इफेक्ट ख़त्म होता है तो एरिया टेंडर रहता है, स्वेलिंग रहती है। नॉर्मल थ्रेड का जो डाउन टाइम है ना वो तकरीबन 1 से 2 वीक्स है। आपको टिंगलिंग सेंसेशन और कुछ नमनेस, कुछ स्वेलिंग ये फील होती रहती है, बट दिस इज़ फॉर श्योर गो अवे। डिम्पलिंग भी फील हो सकती है, मतलब अनइवन रिजल्ट्स भी इनिशियली आ सकते हैं, लेकिन एक अच्छे मसाज के साथ डेफिनेटली वो चला जाता है अगर थ्रेड सही तरीके से डाला गया है। और जहाँ तक नर्व डैमेज का ताल्लुक है, नर्व डैमेज इज़ वेरी मच पॉसिबल, बट अगर थ्रेड को बहुत डीप डाल दिया जाए, बट नॉर्मली थ्रेड्स को हमने जिस प्लेन में डालना है अगर आप उस प्लेन में डालें तो वी यूजुअली एस्केप नर्व डैमेज और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो उसको हम बड़े आराम से एस्केप कर सकते हैं। और क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए जब आप थ्रेड लिफ्ट लेते हैं? तो देखिए, मैं ना लाइक अगर मैं जॉ लाइन को आपको बताऊं तो दिस इज़ वन एरिया। फिर यहाँ से जॉ लाइन के ऊपर एक मतलब एक एरिया सा लटक सा जाता है जिसको हम जाउल कहते हैं, ये एक एरिया है। इसी तरह से नेज़ोलेबियल फोल्ड है, ये एक एरिया है। मैं कंसिडर करती हूँ कि अगर हम थ्रेड करें तो हम एटलीस्ट 1 to 2 थ्रेड्स पर एरिया डालें, देन यू कैन एक्सपेक्ट लाइक वेरी गुड रिजल्ट्स, लाइक 70 to 80% आपको जो है ना लिफ्ट मिल सकता है। और कितने अरसे तक ये लास्ट करेगा?
अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड ऑल्सो द केयर, कुछ Yes. इसकी खास केयर भी है। देखिए जो अच्छी क्वालिटी के थ्रेड्स हैं ना, जो आपके यूरोपियन थ्रेड्स हैं, अमेरिकन थ्रेड्स हैं, इवन गुड क्वालिटी कोरियन थ्रेड्स, उनके रिजल्ट्स 1 ईयर प्लस लास्ट करते हैं। और अगर आप उसको मेंटेन करें, लाइक मेंटेनेंस, बीच में आप कोलेजन स्टिमुलेशन के ट्रीटमेंट्स लाइक एवरी 6 मंथ्स कुछ ना कुछ लेते रहें और हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें, तो ये 2 years भी लास्ट करते हैं। देयर आर मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स हु लिव अब्रॉड एंड दे गेट ट्रीटमेंट वंस इन अ वाइल व्हेन दे आर अराउंड एंड दे कम बैक आफ्टर 2 years। तो मुझे उनकी स्किन में लाइक उतना काम नहीं करना पड़ता जितना फर्स्ट टाइम में काम करना पड़ता है। ठीक, तो डेफिनेटली ये सपोर्ट देता है स्किन बिल्कुल को। सही। इनमें कोलेजन स्टिमुलेशन प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ थ्रेड्स के अच्छा अंदर। जो थ्रेड्स हैं, ये जैसे आपने कहा कोलेजन स्टिमुलेटिंग, तो इसका मतलब है कि हमें 2 इससे पर्पस मिल रहे होते हैं, एक लिफ्ट और दूसरा स्किन की क्वालिटी एंड थिकनेस भी इम्प्रूव हो रही होती है। जी, कोलेजन स्टिमुलेशन जो है ना, देखिए फ़रा उसमें ये होता है कि जब हम थ्रेड को डाल देते हैं ना, तो थ्रेड ने इटसेल्फ 6 months से 1 year में डिज़ोल्व हो जाना होता है, लेकिन वो उस जगह पे कोलेजन की स्ट्रिंग बना देता है। सही, ठीक है, वो जब कोलेजन की स्ट्रिंग बनाता है तो वो स्ट्रिंग उसको पुल करके रखती है। ठीक है। होता तो वो कोलेजन है, और चूंकि ये स्किन से नज़दीक ही इंसर्ट हुए हुए होते हैं, तो वो अपने थोड़े थोड़े जब पार्टिकल्स को रिलीज़ करते रहते हैं तो वो आपकी सुपरफिशियल स्किन को भी बेहतर करते रहते हैं। बट देयर आर सच थ्रेड्स अवेलेबल इन द मार्केट विच हैव हाइलुरोनिक एसिड इनसाइड देम। ठीक है। तो जब हम उनको स्किन में इंसर्ट करते हैं तो उनके साथ हमें प्लम्पिंग इफेक्ट भी मिलता है, स्किन की जनरल कंडीशन भी बेहतर होती है। सही। तो और ये सब जो है ये सस्पेंशन, मतलब सस्पेंशन थ्रेड्स में है ये ऑप्शंस, या फिर ये दूसरे सब थ्रेड्स में? बोथ वेज, मतलब है। सस्पेंशन थ्रेड में भी ये वाली क्वालिटीज़ हैं, और जो आपके नीडल बेस्ड थ्रेड्स हैं जो कि बाई डायरेक्शनल होते हैं, जिनकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, उनमें भी ये प्रॉपर्टी। क्या कोई एज ब्रैकेट भी है जिसमें कि कंसिडर किया जा सकता है थ्रेड लिफ्ट, या नहीं, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्किन क्या है? नहीं, देखिए एज ब्रैकेट तो डेफिनेटली अगर कोई एंटी एज ट्रीटमेंट सीख कर रहा है तो डेफिनेटली 30+ में आप कर सकते हैं ये सब चीज़ें ना। डिपेंड करता है कि जो आपका क्लाइंट है उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसके ऊपर वर्क स्ट्रेस कितना है। अगर उसका वर्क स्ट्रेस ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसकी स्किन लूज़ हो जाएगी, और इनिशियली शायद वॉल्यूम लॉस इतना ना हो जितना स्किन लॉस होता है, तो हम उसको ऑफ़र कर सकते हैं। लेकिन थ्रेड लिफ्ट का प्रोसीजर हम पहले भी ऑफ़र कर सकते हैं एसिमेट्री को करेक्ट करने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके एसिमेट्रिकल फेस हो जाते हैं किसी भी वजह से, नर्व डैमेज हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चीज़ हो गई, तो हम उनमें भी एज अ थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट भी हम थ्रेड लिफ्ट को जो है एडवाइस कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि 30 के बाद या डेफिनेटली 40 के बाद, आई थिंक सो यू शुड गो विद कोलेजन स्टिमुलेशन एंड थ्रेड लिफ्ट, दैट शुड बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके साथ क्या बाकी ट्रीटमेंट्स करवाए जा सकते हैं जो कि स्किन के नॉर्मल ट्रीटमेंट्स होते हैं? जी बिल्कुल करवाए जा सकते हैं। आई बिलीव कि कोलेजन स्टिमुलेशन जो है, लाइक आफ्टर गेटिंग द थ्रेड लिफ्ट डन, यू कैन गेट इट ईदर साइड बाय साइड, और आप उसको 3 months के बाद या 6 months में एक दफ़ा कर सकते हैं। और वो थ्रेड को तो नहीं इफेक्ट करते कि वो डिसॉल्व हो जाते हैं? नहीं, मैं इसी तरफ आने लगी थी कि ये एक मिसकॉन्सेप्ट है कि जो हाइफू है या मॉर्फियस है या इस तरह की जो स्टिमुलेटरी प्रोसीजर्स हैं, ये थ्रेड को डिसॉल्व कर देते हैं। देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि थ्रेड ने तो अपने आप 6 महीने से 1 साल में खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाना है। उसने कोलेजन बना दी होती है जो स्ट्रिंग की तरह उसको पुल कर दी होती है। दूसरा, ये वाले प्रोसीजर्स भी जब एक्सपर्ट करेगा ना, उसको डेप्थ पता है। मुझे पता है कि मैंने चीक्स पे किस डेप्थ पे जाना है, मैंने कहाँ कोलेजन स्टिमुलेशन करनी है, कहाँ मैंने फैट को डिसॉल्व करनी है। अगर मैं बहुत डीप चली जाऊंगी, मैं उस लेवल पे चली जाऊंगी जहाँ थ्रेड पड़ा हुआ है, तो हो सकता है मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं। लेकिन अगर मैंने उसकी पैरामीटर्स वो सेट किए हैं जिसमें कोलेजन स्टिमुलेशन हो रही है, तो वो हमें सपोर्ट करेगा रादर कि वो थ्रेड्स को कोई नुकसान पहुंचाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अफशीन, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, और मुझे यकीन है कि जो लोग देख रहे हैं उनको ये डिसीजन करने में मदद मिलेगी कि कौन सा प्रोसीजर उन्होंने करना है। लेकिन एक चीज़ जो आपने एम्फेसाइज की है, क्वालिटी ऑफ थ्रेड्स एंड देन द क्वालिटी ऑफ हैंड, है ना, स्किल ऑफ द हैंड। सो ये बहुत मतलब काम, इससे फ़र्क पड़ता है। सो आई एम श्योर कि आप चूज़ करेंगे और आप अपनी रिसर्च अच्छी करेंगे जब आप अपने लिए कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट्स ऑप्शन जो हैं उनको कंसिडर कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकूंगी, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात मेहमानों के साथ। फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ